सबसे पहले बात उस डरावनी दस्तक की जिसने वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अपने शोध में पता चला है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर मचाया उसके पीछे वो खतरनाक म्यूटेंट था, वही म्यूटेंट जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और जिसके नाम से खौफ खाने लगता है हर कोई। हम बात कर रहे हैं डेल्टा की, जिसकी डरावनी दस्तक और ज्यादा डरा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर, शहर शहर फैला डेल्टा का जहर। कप्टा और बीटा ने मचाई तबाही, डबल म्यूटेंट ने दी गवाही। वैज्ञानिकों की बड़ी टेंशन। डेल्टा की डरावनी दस्तक। कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही थम गई हो, लेकिन उसके निशान आज भी उसकी गवाही दे रहे हैं। और इसी बीच सन्न कर देने वाला खुलासा हुआ है, जिसने न सिर्फ टेंशन बढ़ा दी है बल्कि खतरे की नई घंटी भी बजा दी है। वाराणसी में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। रिसर्च में 130 नमूनों का सीक्वेंस। बीएचयू के वैज्ञानिकों की शोध में पता चला है कि वाराणसी में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। शोध में दक्षिण अफ्रीका का म्यूटेंट भी मिला। कोरोना वायरस को लेकर बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है और इस शोध में चौंकाने वाला सच सामने आया है। काशी और इसके साथ इसके पड़ोसी जनपदों के नमूने लिए गए लोगों के, और अब डेल्टा वेरिएंट यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा मात्रा में मिला है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका का म्यूटेंट भी मिला है और अब वैज्ञानिक इस शोध में जुट गए हैं कि तीसरी लहर में अगर जो विभत्स रूप है वो सामने आता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। डेल्टा वेरिएंट का खुलासा 130 लोगों की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें इस वेरिएंट की हिस्सेदारी 36% थी। और अब वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर से होने वाले प्रभाव की रिसर्च में जुट गए हैं। हम लोग का मेन ध्येय रहता है, और गवर्नमेंट भी इसमें बहुत पहल ली है, कि हम लोग उनको ढूंढें और उनको कंटेन करें जिससे कि वो फैले ना। इसी के तहत हम लोग ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट स्ट्रेन है जिसने वो किया है। तो इस शोध के दौरान ये पता चला, 150 सैंपल हम लोगों ने किए थे वाराणसी, सोनभद्र के इलाकों से, मिर्जापुर और कुछ चंदौली के थे। तो उससे ये पता चला कि लगभग 36% में हमारा ये जो वेरिएंट है B1617.2 डेल्टा ये प्रेजेंट है। कानपुर में भी मिले डेल्टा के निशान। डेल्टा की वजह से बेकाबू हुआ था डबल म्यूटेंट। काशी की तरह ही कानपुर में भी कोरोना की डबल म्यूटेंट के बेकाबू होने के पीछे डेल्टा का ही हाथ था। ये बात कोरोना के 17 मरीजों की सैंपलिंग में पता चली है। वैज्ञानिकों की माने तो ये वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है और दोगुनी रफ्तार से मरीजों पर हमला करता है। देखिए, 20 मई को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने 17 सैंपल चूज करके CSIR IGIB को भेजे थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। न केवल हमारे GSVM मेडिकल कॉलेज से बल्कि प्रदेश के अलग अलग संस्थानों से वहाँ पे सैंपल जाते हैं। तो उनकी रिपोर्ट तो बाद में रिलीज़ होती है, लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने हमें वर्बली रिपोर्ट बता दी थी कि हमारे जो 17 सैंपल आए हैं उन 17 सैंपल में सारा जो स्ट्रेन्स हमारी डायग्नोज हुई वो हुई है B1617.2, जिसको WHO ने अब डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया है। मरीजों की मौत के पीछे भी डेल्टा का हाथ है और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अपना तांडव मचा चुका है। और अब वैज्ञानिकों को दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है, क्योंकि इस बार खतरा बच्चों पर है और बच्चों पर ये असर डाले उससे पहले वैज्ञानिक इस वायरस की पूरी पिक्चर क्लियर कर लेना चाहते हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।
एक तरफ डेल्टा की दस्तक से वैज्ञानिकों की नींद उड़ी है, दूसरी तरफ लोग फिर से इसे दावत देने पर तुले हैं, क्योंकि लोग वीकेंड लॉकडाउन को मजाक समझ रहे हैं और स्विमिंग पूल में कोरोना वाली डुबकी लगा रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस को हवा में उड़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि एक छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। वीकेंड लॉकडाउन में जानलेवा मस्ती, स्विमिंग पूल में कोरोना वाली डुबकी, वीकेंड लॉकडाउन से खिलवाड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी सरियां। स्विमिंग पूल की ये मस्ती डेल्टा की डरावनी दस्तक को खुली दावत दे रही है, क्योंकि पूल में लगाई गई एक एक डुबकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन इन लोगों को न अपनी परवाह है और न अपनों की। इन्हें वीकेंड लॉकडाउन मस्ती का वीकेंड लगता है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में राहुल गार्डन के पूल की ये तस्वीरें न सिर्फ कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि जब पूरे प्रदेश में स्विमिंग पूल बंद है, गाजियाबाद में इस पूल को खोलने की इजाजत किसने दी? हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल को सीज कर दिया, लेकिन कोई अनहोनी हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आगरा में वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन। गाजियाबाद की पूल वाली मस्ती के बाद अब आगरा की इस तस्वीर को देख लीजिए। गाड़ियों की चहलकदमी वाली ये तस्वीर जिलाधिकारी के दफ्तर के ठीक सामने की। यहाँ लोगों में वीकेंड लॉकडाउन का डर कितना है, ये अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक के बाद एक गाड़ियां सरपट दौड़ी जा रही हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने वाला कोई नजर नहीं आता। आगरा अनलॉक होने के बाद आज पहला वीकेंड लॉकडाउन का दिन है। तस्वीरें क्या हैं आगरा में कि वीकेंड लॉकडाउन वाकई में नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एमजी रोड पर मैं मौजूद हूं और सड़कों पर जो आवाजाही देखकर और जो वाहनों की संख्या देखकर लग रहा है कि मानो वीकेंड लॉकडाउन जैसा कोई भी निर्णय आगरा शहर में लागू ही नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में लगातार कारें आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग बाइक से निकल रहे हैं। ताज नगरी के लोगों से संगम नगरी के लोग भी कुछ कम नहीं है। वीकेंड को मस्ती का पिकनिक समझने वालों की यहाँ भी कोई कमी नहीं है। सड़कों पर भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जून महीने के वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो इस कर्फ्यू का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों पर आम दिनों की तरह लोगों की आवाजाही है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, टेम्पो चल रहे हैं और लोग बेपरवाही के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। निश्चित तौर पर बाजार जरूर बंद हैं, दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही कतई कम नहीं है। बिल्कुल आम दिनों जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अनलॉक होने के बाद पहला वीकेंड लॉकडाउन है और ये तस्वीरें वीकेंड लॉकडाउन की हकीकत को बयां कर रही हैं कि लोग कोरोना की दूसरी लहर में बदतर हालातों को भूल चुके हैं और एक बार फिर कोरोना को दावत दे रहे हैं। लेकिन कानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को पुलिस ने शर्म से लाल कर दिया। पुलिस ने ऐसे लोगों के चालान काटे और बदले में उन्हें पौधा देकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की कसम खिलाई। थाना कोहना, थाना ग्वालटोली, थाना कर्नलगंज में एज प्रभारी क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज के तौर पे हमारे तीनों थानों में पर्याप्त मात्रा में सभी जो प्रशिक्षुक बच्चे आए उनके द्वारा व आरक्षियों के द्वारा, मेरे द्वारा, उपनिरीक्षक द्वारा पौधे लगाया जा रहा ताकि पर्यावरण के जो भी दूषित हवाएं चल रही हैं उसको सुरक्षात्मक करने के लिए हम लोग अपना हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। कानपुर पुलिस का ये तरीका न सिर्फ नया था, बल्कि वीकेंड लॉकडाउन को हवा में उड़ाने वालों को समझाने का सबसे बेहतर तरीका था। दरअसल 1 जून से यूपी अनलॉक किया गया, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन की शर्तें हर जिले पर लागू है। इसलिए वीकेंड लॉकडाउन को हवा में उड़ाने से पहले लोगों को अपने नहीं तो अपनों के बारे में तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, आगरा से नितिन उपाध्याय, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात पंचायत चुनाव पार्ट 2 की, क्योंकि यूपी में खाली पड़ी 1,40,000 पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए 6 जून को नामांकन होगा, 12 जून को नतीजे आएंगे और 14 जून को पता चलेगा कि किसने बाजी मारी। लेकिन इन सब के बीच डर इस बात का है कि कहीं कोरोना बाजी न मार जाए।
क्योंकि अप्रैल महीने में चुनाव के नाम पर होती सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें अब भी सबके जहन में हैं। इसीलिए सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। ये रिपोर्ट कोरोना काल में फिर होगा पंचायत चुनाव। फिर जुटेगी भीड़, फिर पड़ेंगे वोट। कोरोना काल में पंचायत चुनाव की वो हैरान करने वाली तस्वीर कौन भूला होगा, जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी, सैकड़ों शिक्षकों की जान चली गई थी और अब सूबे में खाली पड़े 1,41,700 से ज्यादा पंचायत में चुनाव होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए रिक्त पड़े पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। खाली पड़े पदों में जिला पंचायत सदस्य के 2 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 54 पद, ग्राम प्रधान के 28 पद और सबसे ज्यादा पद ग्राम पंचायत सदस्य यानी पंच के हैं, जिनकी तादाद लगभग 1,41,712 है। इन पदों के लिए 6 जून को नामांकन होगा, 12 जून को वोट डाले जाएंगे और 14 जून को वोटों की गिनती होगी। प्रदेश में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव कब होंगे। कोरोना के चलते ये चुनाव टाल दिए गए थे और ये कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। पंचायतों में जो 1,41,700 से ज़्यादा रिक्त पद पड़े हैं, वहाँ 12 जून को वोटिंग होनी है और 14 जून को उसके परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में अब ये मान कर चलिए कि इन चुनाव के खत्म होने के तुरंत बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर तेजी शुरू हो जाएगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में फिर से चुनाव की दस्तक खतरे की घंटी बजा रही है। चुनाव लड़ने को इच्छुक लोग बड़ी तादाद में फॉर्म खरीद रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिले में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। 665 कोरोना के एक्टिव केस हैं। ऐसे में अगर केस कम नहीं हुए तो चुनाव कैसे होगा? उससे भी ज्यादा चिंता लोगों की सुरक्षा की है। पंचायत चुनाव में उड़ी धज्जियों की तस्वीर भला कौन भूल सकता है? गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्राम पंचायत सदस्यों के 509 पद रिक्त हैं, जिस पर कल नॉमिनेशन होगा और 12 जून को वोटिंग होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के जो पद हैं वो 141 रिक्त हैं, जिस पर चुनाव होना है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो लोग हैं यहाँ पर मेंबरशिप के फॉर्म को खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरना है। कल नॉमिनेशन है और 12 तारीख को मतदान होगा। आप भी फॉर्म लेने आए हुए हैं क्या? जी। हाँ जी। तो किस गांव से ले रहे हैं आप? बिसाड़ा से जी। बिसाड़ा से जी, वार्ड नंबर 14 से। तो वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ था? नहीं, चुनाव नहीं हुआ था। कल नॉमिनेशन है? जी सर। और ये सवाल सिर्फ एक जिले का नहीं, उन सभी जिलों का है जहां अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि छोटी सी चूक नए खतरे को दावत दे सकती है। क्योंकि जीत हार के इस मेले में जब भीड़ जुटती है तो सारे नियम हवा हवाई हो जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला और नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। और अब बात महामारी के उस मजदूर कांड की, जिसकी गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है। क्योंकि जिन मजदूरों ने अपने खून पसीने से जिस कंपनी को सींचा, उस कंपनी ने उन्हें 6 महीने का वेतन नहीं दिया। और ये सब कोरोना काल में हुआ, उस महामारी के दौर में हुआ जब जान बचाना मुश्किल हो रहा है और जान पर खेलकर ये लोग कंपनी के लिए अपने पसीना बहा रहे थे। महामारी में महासंकट, 900 मजदूरों को नहीं मिला 6 महीने का वेतन। गौर से देखिए इस बोर्ड को और ध्यान से सुनिए लाचार मजदूरों की पुकार को। ये विश्वविख्यात THDC कंपनी में काम करने वाले उन 900 मजदूरों का दर्द है, जिनकी 2 वक्त की रोटी पर उसी कंपनी ने संकट खड़ा कर दिया है, जिसे इन्होंने अपनी खून पसीने से सींचा। पिछले 6 महीने से इन्हें इनके मेहनताने का 1 रुपया भी नहीं मिला। 6 महीने हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने का वेतन आश्वासन पर दिया जा रहा है। मेडिकल भी नहीं दिया गया। दिसंबर तक की सैलरी शीट तक नहीं मिली है। हालात से मजबूर है सर। इन परिस्थितियों में हम लोग क्या करें? हड़ताल के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सर। जोशीमठ में स्थित THDC कंपनी में उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग
ओडिशा, पश्चिम बंगाल के सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। इनमें कई तो 5 साल, 10 साल, 15 साल से मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने इनके पेट पर संकट ला दिया। अब आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी की भी किल्लत होने लगी है। पिछले 6 महीने से 1 पैसा नहीं मिला और जब सब्र ने जवाब दे दिया तो मजबूरी में विरोध का रास्ता चुनना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि अपना खून पसीना बहाने के बाद भी वो अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन मजदूरों ने कोरोना काल में भी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन कंपनी ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये कहां जाए, किससे कहें, क्योंकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। शासन प्रशासन को अगर इनका ये दर्द सुनाई दे तो एक बार सुध जरूर ले, क्योंकि ये सिर्फ 900 मजदूरों की बात नहीं है, उनसे जुड़े हजारों लोगों का भी सवाल है, जो 6 महीने से इस इंतजार में है कि कब उनके घर में चूल्हा जलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस गेम चेंजर की जिससे न सिर्फ पॉल्यूशन का संहार होगा बल्कि पेट्रोल का अंबार लग जाएगा। यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट देखिए और समझिए उस पूरे प्लान को जो पर्यावरण दिवस के मौके पर सरकार ने तैयार किया है। पर्यावरण बचाने का संकल्प। एथेनॉल से मिलेगा नया विकल्प। जीवन का संतुलन बना रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है प्रकृति का संतुलन। लेकिन बदलता क्लाइमेट पूरी दुनिया पर खतरे की टिक टिक बजा रहा है। पिघलते ग्लेशियर वक्त वक्त पर इसका एहसास कराते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण, और इसे खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पेड़। पर्यावरण दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद वृक्षारोपण कर प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दिया। वहीं पर्यावरण के इस पर्व पर पीएम मोदी ने एक नई लकीर खींची और ये लकीर है एथेनॉल की। इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। एथेनॉल का उत्पादन भारत में नया गेम चेंजर साबित होगा। इससे न सिर्फ प्रदूषण खत्म होगा बल्कि पेट्रोल की बेलगाम होती कीमत भी कम होगी और देश के अन्नदाता की आय भी बढ़ेगी। 7 से 8 साल पहले भारत में एथेनॉल पर चर्चा दुर्लभ थी, लेकिन अब एथेनॉल भारत की 21वीं सदी की प्राथमिकताओं से जुड़ गया। 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरा करने का संकल्प लिया है। 2014 तक भारत में एवरेज औसतन सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल की ही ब्लेंडिंग हो जा पाती थी। आज ये करीब करीब 8.5% तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भारत अपना एथेनॉल बनाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल में इसे मिला पाएगा। इससे पेट्रोल की कीमत कम होगी और एथेनॉल प्रदूषण को कम करता है, जिसका सीधा फायदा पर्यावरण पर पड़ेगा। एक तरह से एथेनॉल भारत की नई उम्मीदों से जुड़ा है। यही वजह है कि इस बार पर्यावरण दिवस पर इसको नया मंच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।